हेलो गाइस गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं NISM इक्विटी एंड डेरिवेटिव एग्जाम सीरीज 8 का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स। ठीक है गाइस अगर आपने हमारी पिछली वीडियो चैप्टर 1 उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आगे के लेक्चर में। बेसिकली वो एक फाउंडेशन स्टोन है, वो बेसिक चैप्टर नहीं है, वो एक फाउंडेशन स्टोन है जिसमें मैंने आपका बेसिक बिल्डअप करने का कोशिश किया है, जो आपको आने वाले लेक्चरों में कहीं ना कहीं लिंक करेगा और आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडेक्सेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये था एक मिनट, यस, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडेक्सेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड इट मेंटेनेंस, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो चैप्टर 2 में सबसे पहले 2.1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स। गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ही बिना पढ़े, कि आखिर में इंडेक्स होता क्या है। गाइस इंडेक्स होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ को, उसकी हेल्थ को जो प्रेजेंट करता है वो है इंडेक्स। अब ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो इंडिया में निफ्टी इंडेक्स है जो इंडिया की ऑल ओवर इकोनॉमिक हेल्थ को और वेल्थ को मेजर करता है। अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर है तो हम कहेंगे कि इंडिया में कंटिन्यू ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे इंडाइसिस नीचे जा रहे हैं तो ये क्या प्रेजेंट करेंगे कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ नहीं है। तो इंडेक्सेस जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, इंडेक्सेस जो होते हैं एक सेक्टोरियल इंडेक्सेस भी होते हैं और एक ऐसे इंडेक्सेस होते हैं जो ब्रॉडर इंडेक्सेस भी होते हैं। अगर हम ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करें तो जो लाइक जैसे इंडिया में निफ्टी 50 जो इंडिया की बेस्ट, सबसे मैं कहूँगा बेस्ट 50 कंपनीज हैं उसको प्रेजेंट करता है। उसमें बेसिकली सभी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां होती हैं। बैंकिंग से हो गई रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से हो गई रिलेटेड, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हो गई, फार्मा से हो गई रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से हो गई, FMCG से रिलेटेड हो गई। तो हर तरह की सेक्टोरियल कंपनी को उठा करके उसमें डाला गया है निफ्टी 50 में, और ऐसी सारी मिला करके 50 कंपनी है। तो अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो हम मानेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी भी ऊपर जा रही है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें निफ्टी 50 को डीप एनालिसिस करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसमें से जो उसके सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं उस कंट्री के, उसको एनालाइज करेंगे। जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी IT, निफ्टी PSU, निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी एनर्जी। तो अगर हमें देखना है कि इंडिया में मेटल से रिलेटेड ग्रोथ कितनी है तो मैं निफ्टी मेटल को देख लूँगा। इंडिया में फार्मा से रिलेटेड ग्रोथ कैसी है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, तो मैं निफ्टी फार्मा देख लूँगा। ठीक है, निफ्टी के जो बैंक हैं वो ग्रोथ वाइज कैसे हैं तो मैं निफ्टी बैंक को देख लूँगा। ठीक है, तो अब ये जो निफ्टी IT है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, ये क्या है,
अगर मैं निफ्टी ऑटो की बात करूं तो निफ्टी ऑटो के अंदर ऐसी बेस्ट ऑटो कंपनियां डाली हुई हैं जो कि इंडिया की बेस्ट ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे अशोक लेलैंड, बॉश, टाटा मोटर, हीरो मोटरकॉम, ठीक है, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, ठीक है, टीवीएस मोटर। तो जो कि बेस्ट। अब आप बताइए, इंडिया में अगर मुझे ऑटो सेक्टर को देखना है तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी ऑटो सेक्टर में जाऊँगा और मुझे पता लग जाएगा कि निफ्टी ऑटो और इंडिया में ऑटो सेक्टर का क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है और क्या इकोनॉमिक फेलियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए निफ्टी ऑटो, अगर मैं आज की बात करूँ तो निफ्टी ऑटो को आज का जो इंडेक्स का प्राइस है, जो इंडेक्स का पॉइंट है, वो है 10,900। अगर मान लीजिए 2 साल पहले भी वो 10,900 ही था तो इट मीन्स हमारी ग्रोथ जीरो है, ठीक है ना। और जो आपको पता ही होगा, जो स्टॉक के जो प्राइस मूव करते हैं वो बेसिकली उनके फाइनेंशियल रिजल्ट पे मूव करते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी में ग्रोथ नहीं है इसका मतलब कंट्री में ग्रोथ नहीं है, और कंट्री में ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब निफ्टी ऑटो इंडेक्स जीरो है। तो ऐसे ये चैन घूमती है। तो अगर आपको किसी कंपनी की ग्रोथ देखनी है तो उसके इंडाइसिस देख लो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको इंडिया में आईटी सेक्टर को देखना है कि वो ग्रोथ कर रहे हैं नहीं, तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी आईटी में जाऊँगा और उसकी ग्रोथ देख लूँगा, और उसमें जो बेस्ट कंपनियाँ है उसको भी देख सकता हूँ। लाइक इन्फोसिस हो गया है, HCL हो गया, ठीक है ना, विप्रो हो गया, TCS हो गया है, L&T टेक्नोलॉजी हो गया। तो मैं IT सेक्टर में जाऊँगा और उसको देख लूँगा, ठीक है। तो अभी हम वर्ड टू वर्ड इसकी रीडिंग करते हैं। क्या लिखा है, इंडेक्सेस इज अ statistical indicator that measure changes in the economy in general। वही है, इकोनॉमी में हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें कौन बताएगा, हमारे इंडेक्सेस बताएंगे, ठीक है। तो वही लाइन यहाँ बोली गई है, और इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अगर मुझे फाइनेंशियल मार्केट के इंडेक्सेस देखने हैं तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी फाइनेंशियल मार्केट को देख लूँगा, निफ्टी बैंक को देख लूँगा, निफ्टी PSU बैंक को देख लूँगा, ठीक है ना। ये सारे इंडेक्सेस हैं गाइस, आप चाहें गूगल पे गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। एन इंडेक्सेस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ग्रोथ देखना चाहता हूँ तो मैं निफ्टी फाइनेंशियल या निफ्टी बैंक को देख लूँगा, और उस निफ्टी बैंक के अंदर क्या है, निफ्टी बैंक के अंदर इंडिया की टॉप बैंक्स होंगे। वो क्या है, एक तरह का उन सभी का जो एक तरह से वो उन सभी कंपनियों, उस सारी कंपनियों उस इंडाइसिस में, इसका मतलब वो उन सभी इंडाइसिस का ग्रुप क्या हो गया, वो सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो हो गया। और वो पोर्टफोलियो आपको क्या दर्शा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट को उन्होंने क्या नाम दे दिया, निफ्टी बैंक, ठीक है। तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंडेक्सेस इज अ portfolio of securities that represent a particular market or a portion of a market, ठीक है ना। वही उससे रिलेटेड, किससे, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो उसके अंदर स्टॉक है वो उसका पोर्टफोलियो हो गया, और वो सिक्योरिटीज उसको उस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ईच इंडेक्सेस हैज इट ओन कैलकुलेशन methodology and usually is expressed in term of changes from a based value। गाइस ये क्या कह रहे हैं कि जो हर इंडेक्स है उसकी अपनी वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है, उनकी उसकी अलग मैथोलॉजी है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में जाके तो निफ्टी बैंक में 10 स्टॉक है, वहीं आप निफ्टी ऑटो में जाकर देखेंगे तो वहाँ 20 से ऊपर कंपनियाँ मिलेंगी। निफ्टी IT में देखेंगे तो निफ्टी 30 से ऊपर कंपनी, आपको FMCG में जाएंगे, ऑयल में जाएंगे तो आपको अलग अलग कंपनियाँ मिलेंगी। तो हर कंपनी की का जो इंडेक्सेस का जो प्राइस है वो अलग अलग होगा। अभी इसी चैप्टर में आगे हम देखेंगे कि इंडेक्स कैसे बनता है, अगर ठीक है ना। तो हर इंडेक्स का जो रेट है, जो प्राइस है वो अलग होगा। निफ्टी ऑटो का अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो प्राइस है 10,900। निफ्टी IT का अगर मैं बात करूँ तो वह 28,790, ठीक है ना। निफ्टी PSU की बात करूँ तो वो है 2590। तो हर इंडेक्स का अपना अपना अलग अलग वैल्यू होता है।
ठीक है। द बेस्ड वैल्यू माइट बी अ रिसेंट एज अ प्रीवियस डे और मैनी ईयर इन द पास्ट। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। गाइस, जब सबसे पहले इंडेक्स बने, जब सबसे पहले इंडेक्स बने, जिस दिन सबसे पहले इंडेक्स बने उस दिन हमने क्या किया, उन सभी कंपनीज का करंट भाव ले लिया। मतलब आगे हम उसके बारे में मैथोलॉजी, जो किस मैथोलॉजी से वो कंप्यूट हुए इंडेक्सेस, वो बात करेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे एक वर्ड आया है मैं उसको ट्रांसफर नहीं करूंगा आगे के लिए, मैं समझा रहा हूँ उसको। यहाँ पे लिखा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है, जिस दिन सबसे पहले फर्स्ट डे वो इंडाइसिस बने होंगे और मार्केट क्लोज हुई होगी, मार्केट क्लोज हुई होगी, तो उस दिन जो वैल्यू रहेगी उस इंडेक्स की डिवाइडेड बाय 100 करके जो वैल्यू आई होगी, वो उस दिन उस इंडेक्स का रेट है, उस इंडेक्स का प्राइस है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए, आगे हम इसको देखेंगे। दस द परसेंटेज चेंज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने आपको बताया आज आज निफ्टी का भाव 16,000 है। ठीक है, और मैं कहूँ आज से 2 साल पहले भी निफ्टी का भाव 16,000 था। इसका मतलब क्या है, इंडिया की ग्रोथ जीरो है, मैं तो कहूँगा बल्कि नेगेटिव है, क्योंकि 2 साल पहले जहाँ हम खड़े थे वहीं आज हम खड़े हैं। ठीक है ना, सही है कि नहीं। अगर हमें निफ्टी ऑटो की बात करूँ, अगर निफ्टी ऑटो का जो भाव है वो 10,900 चल रहा है, और 6 महीने पहले भी या 7 साल पहले, 7 महीने पहले भी उसका भाव उतना ही चल रहा है, तो मेरे लिए तो बेकार है अगर इन्वेस्ट करना निफ्टी ऑटो में। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका परसेंटेज निकालिए, किस परसेंटेज से वो इंडेक्स ने परफॉर्म किया। फाइनेंशियल इंडाइसेस आर क्रिएटेड टू मेजर प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक। वही ऊपर जो बात समझाई मैंने फाइनेंशियल में, आपको बताया अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट को ट्रैक करना है तो आप निफ्टी फाइनेंशियल इसको देख लीजिए, निफ्टी बैंक को देख लीजिए, निफ्टी पीएसयू को देख लीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर निफ्टी फाइनेंशियल जो क्रिएट होगा, सॉरी निफ्टी फाइनेंशियल इंडिकेटर जो क्रिएट होगा कहीं का भी, मैं निफ्टी इंडिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी लीजिए, आप यूएस में चले लीजिए, वहाँ पे भी इंडेक्सेस होंगे जरूर। ठीक है ना, जो आगे आगे हम बात जरूर करेंगे। तो अगर हम देखें तो अमेरिका का डाउ है, अमेरिका का नेस्डेक है, जो नेस्डेक है वो क्या दिखा रहा है, वो नेस्डेक जो है वो वहाँ की आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जबकि डाउ जो है वो जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है वैसे वहाँ डाउ है। वो डाउ अगर आपको यूएस की इकोनॉमी को देखना है वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो मैं वहाँ का डाउ फ्यूचर देख लूंगा, डाउ देख लूंगा, डाउ इंडेक्स देख लूंगा। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट को अगर मैं बनाऊंगा तो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ही तो स्टॉक उसमें डालूंगा ना। तो वो ये कह रहा है अगर मुझे फाइनेंशियल इंडिकेटर को क्रिएट करना है तो मैं कौन कौन से उसमें स्टॉक डालूंगा, जो रिलेटेड होंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज से। ठीक है, मोर specifically, a stock indices is created to provide market participant with the information regarding average share price movement in the market. Guys, इसको हम आगे समझेंगे। मान लीजिए एक इंडेक्स के अंदर 10 शेयर, उन 10 शेयरों में 2 शेयर ऊपर होंगे, 2 शेयर नीचे होंगे, 2 शेयर कॉन्स्टेंट होंगे, 2 शेयर कुछ ज्यादा ऊपर होंगे, 2 शेयर कुछ ज्यादा नीचे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे, क्या बोला मैंने, एट द एंड ऑफ द डे इस 10 शेयर से मिलके जो भी इंडाइसेस बनाए, सपोज मैं निफ्टी बैंक की बात कर लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे कि इंडेक्स का प्राइस कैसे निकलता है, इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकलती है। तो हम उन सब शेयर का क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं या वेटेड एवरेज कर लेते हैं, और उस एवरेज से उसके क्लोजिंग के भाव पे, उसके क्लोजिंग से भाव पे हमें ये एंड ऑफ द डे उस इंडेक्सेस की वैल्यू दिखती है। जैसे तो ये रियल टाइम पे अगर मान लीजिए कोई शेयर ऊपर नीचे हो रहा है तो इंडेक्सेस भी ऊपर नीचे होता है। आप चाहें तो जाइए गूगल पे 9:30 बजे बैठिए, निफ्टी लगाइए, आपको निफ्टी हर 2 मिनट में ऊपर नीचे दिखेगा। निफ्टी का जो मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऊपर हो रहे हैं, कुछ नीचे हो रहे हैं, कुछ ऊपर हो रहे हैं, कुछ नीचे हो रहे हैं। तो जो कुछ ऊपर और कुछ नीचे हो रहे हैं उनका एवरेज शो होता है इन निफ्टी, और निफ्टी का भाव अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो वो उन सभी का जो ऊपर है उनको प्लस कर रहा है, जो नीचे उनको माइनस कर रहा है, उनका एवरेज भाव शो कर रहा है।
ठीक है। हाँ जी, ब्रॉडर इंडेक्सेस आर एक्सपेक्टेड टू कैप्चर द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द इक्विटी मार्केट। ब्रॉडर इंडेक्सेस कौन से हो गए? सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है ना, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, ये ब्रॉड इंडेक्स होते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इंडिया की इकोनॉमी को देखना है तो मैं निफ्टी 50 देख लूँगा। अगर मुझे इंडिया की स्मॉल कंपनीज को देखना है तो मैं निफ्टी स्मॉल कैप देख लूँगा। अगर मुझे इंडिया की मीडियम कंपनी को देखना है, ये सब मीडियम स्मॉल कैटेगरी में कौन सी कंपनीज आएंगी, मीडियम कैटेगरी में कौन सी कंपनी आएगी, ये सब सेबी ने डिसाइड कर रखा है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो एंड नीड टू रिप्रेजेंट रिटर्न ऑब्टेन्ड बाय द पोर्टफोलियो इन द कंट्री। मतलब अगर मुझे किसी कंट्री का ओवरऑल बिहेवियर देखना है तो मैं उसके ब्रॉड इंडेक्स को देखूंगा। अगर मान लीजिए मुझे इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है तो मैं निफ्टी ऑटो को या निफ्टी आईटी को नहीं देखूंगा, क्योंकि वो तो सेक्टर से रिलेटेड हो गए। मैं डायरेक्ट निफ्टी को देखूंगा, क्योंकि निफ्टी फादर और निफ्टी के बच्चे हैं कौन? निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू, ठीक है, निफ्टी ऑयल एंड गैस, सब उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फिनिश हो गया, ठीक है गाइस। बेसिकली इसमें यही समझना है कि इंडाइसेस मूव कैसे करते हैं, इंडाइसेस बनते कैसे हैं, इंडाइसेस का बिहेवियर क्या होता है, सेक्टोरियल आउटलुक को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स, क्या सिग्निफिकेंस है इंडेक्स का वो देखते हैं। स्टॉक इंडेक्स इज एन इंडिकेटर टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ओवर द मार्केट और अ पर्टिकुलर सेक्टर। कोई बात मैंने आपको बता दी, सेम रिपीट। अगर निफ्टी ऑटो का परफॉर्मेंस मुझे देखना है इंडिया में तो निफ्टी ऑटो को जाकर देख लूंगा। बैंक का परफॉर्मेंस देखना है तो मैं निफ्टी बैंक को देख लूंगा, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को जाके मैं देख लूंगा, मुझे ज़्यादा ऐसे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको बता सकता है। यही बता रहा है कि जो निफ्टी इंडेक्स, अगर आपको किसी भी इंडिकेटर जैसे परफॉर्मेंस देखना है ऑल ओवर मार्केट का, तो आप ऑल ओवर मार्केट का देखना है तो आप क्या देखेंगे? निफ्टी। और पर्टिकुलर सेक्टर का देखना है तो पर्टिकुलर सेक्टर का निफ्टी देखेंगे। और इफ नेक्स्ट पॉइंट है इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। सही बात है। मैनेज पोर्टफोलियोज बिलोंगिंग्स आइदर टू इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड्स use the stock indexes as a measure for valuation of their performance, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि वास्तव में इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए, अगर मुझे इंडिया की ग्रोथ देखनी है तो मैं क्या देखूंगा? निफ्टी। तो अगर निफ्टी साल का 15% बढ़ा तो क्या मेरा पोर्टफोलियो भी 15% बढ़ा या नहीं? अगर मेरा पोर्टफोलियो 15% बढ़ा तो ठीक है, मैं इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ मैं भी बढ़ा। लेकिन अगर मेरा पोर्टफोलियो 15% से 10% या 7% ही बढ़ा, इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इट मीन्स इंडेक्सेस को देखकर लोग अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को नापते हैं, जज करते हैं। वो यही कह रहा है, मैनेज portfolios belongs either to the individual use the stock indexes as a measure of their evaluation or for evaluation of their performance, ठीक है ना। अगर मुझे क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है, अगर मान लीजिए एक सर हैं और उनको अपनी क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा? क्या एक एक बच्चे को उठाऊंगा और देखूंगा तो भैया सबका टेस्ट लूंगा? नहीं, मैं सबका टेस्ट नहीं लूंगा। मैं जाऊंगा और पूछूंगा भैया फर्स्ट टर्म में कौन फर्स्ट आया था, सेकंड टर्म में कौन फर्स्ट आया था, थर्ड टर्म में कौन फर्स्ट आया था, ठीक है ना। और जो अच्छे बच्चे हैं वो निकल जाएंगे। फिर मतलब जज करने के लिए कुछ तो है ना मेरे पास। तो ऐसे ही अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो को जज करना है तो मैं किससे जज करूंगा? इंडिया की इकोनॉमी से जज करूंगा। और इंडिया की इकोनॉमी कौन है? इंडिया की इंडाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन underlying for financial application of derivatives. Various products in OTC and exchange traded market are based on indexes as underlying assets.
गाइस जो निफ्टी 50 है, जो फाइनेंशियल निफ्टी 50 है, फाइनेंस निफ्टी बैंक है, तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, जो अगर मान लीजिए सपोज निफ्टी बैंक है, ठीक है, अब निफ्टी बैंक जो बना है उसकी अंडरलाइन एसेट कौन सी है? HDFC बैंक, ठीक है, जो उसके अंदर 10 कंपनी है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, बंधन बैंक, और आपका IDFC फर्स्ट बैंक, और 2 बैंक और हैं, ठीक है। तो अगर उनका जो एप्लीकेशन, मतलब अगर उन अंडरलाइन का ऊपर या नीचे, ऊपर उसमें जो ट्रेडेड हो रहे हैं, मतलब जो प्लस और माइनस हो रहा है उस स्टॉक का, वही सेम उसके जो वैल्यू ड्राइव होगी उसके इंडेक्स की होगी, ठीक है ना। क्या लिखा है? बेस्ड ऑन इंडेक्सेस एज अंडरलाइन एसेट्स। तो उसकी जो निफ्टी बैंक के जो स्टॉक होंगे उनकी जो अंडरलाइन की जो मूवमेंट होगी वही मूवमेंट अकॉर्डिंगली उसके इंडाइसिस की होगी, क्योंकि इंडाइसिस किससे बने? अपनी अंडरलाइन से बने, और अंडरलाइन मूव करेंगे तो वैसे ही इंडाइसिस मूव करेंगे, ठीक है गाइस। ओके।